हमने जान लिया, 2 चीज़ें जान ली हम। अर्थव्यवस्था पहले हमारी कैसे रही थी, अंग्रेजी शासन ने क्या किया था और इसका अर्थ क्या है। अब हम जान रहे हैं अर्थव्यवस्था की संरचना, ढांचा की स्ट्रक्चर क्या है इस पूरी अर्थव्यवस्था का, इसका ढांचा कैसे बनाया गया है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से अलग-अलग में बटा हुआ है। चूँकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ एवं गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो अलग-अलग हमने बाँटा गया है, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा ये सारी रहती हैं। अब मोटा-माटी इन क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं 3 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? एक क्या है हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ये अपने दिमाग में आपको ज़रूर से रखना है, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं और एक तृतीयक क्षेत्र होता है या फिर सेवा क्षेत्र बोल सकते हैं, जैसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। इसके बारे में और हम नीचे जानते हैं। तो अब 3 हमारे क्षेत्र हो गए, क्या-क्या हो गए? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब इस हमारी अर्थव्यवस्था में सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के भी जो 3 भाग हैं वो हमने बताया आपको। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। अब हर क्षेत्र में अलग-अलग विभाजन किए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आपके कौन-कौन से आते हैं? कृषि आता है, पशुपालन आता है, एनिमल हस्बेंड्री जैसे वन आता है, मछली पालन आता है। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी क्षेत्र हैं जिसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है या प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हमारे उद्योग आता है, निर्माण आता है, गैस एवं बिजली आता है। उद्योग के भी हमारे 4 बँटवारे हैं, कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े। ठीक है? और हमारे तृतीय क्षेत्र जो हमारा हम कह सकते हैं सर्विस सेक्टर, उसमें हमारा बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएँ हमारी पूरी उसमें आती हैं। ठीक है? ये हमारा तृतीय क्षेत्र हो गया। अब इसके अलग-अलग हम जानते हैं कि ये एक्चुअली क्षेत्र है क्या? अब हम जानते हैं कि अलग-अलग क्षेत्र है क्या। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम ही कृषि क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हमारे कृषि, पशुपालन, मछली, जैसे हमने अभी ऊपर कहा, ये सारे आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हमारे 3 विभाजन हैं ताकि उनको अच्छे से हम संचालित कर सकें, अच्छे से चला सकें। द्वितीय क्षेत्र में को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सारी जो इंडस्ट्री रिलेटेड या औद्योगिक कार्य क्रियाएँ हैं, सब होती हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय या फिर निर्माण कार्य या फिर जनोपरि सेवाएँ जैसे कि गैस हो गई, बिजली हो गई आदि इनका उत्पादन की बातें होती हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र में कोई सेवा भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आपकी बीमा, परिवहन, संचार ऐसी सारी कार्य क्रिया आती हैं। ये क्रियाएँ प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती हैं। जो हमारा तृतीय क्षेत्र है, उसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यही है कि वो एक तरीके से सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है? वो हमारे पहले और दूसरे को। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है इसी वजह से। तो आप क्या जाने इसको सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे पहले और द्वितीय क्षेत्र को सेवा मतलब सहायता प्रदान करते हैं। अब राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र का योगदान को एक तालिका के द्वारा समझते हैं कि एक तालिका में कि राष्ट्रीय हमारी जो इनकम है या आय है उसमें कितना योगदान है हर क्षेत्र का। तो ये हमारे प्रतिशत दिए गए हैं। वर्ष 1901 में हमारे प्राथमिक क्षेत्र से 63 पॉइंट 6 हमारा प्रतिशत योगदान रहता था और जिस जो कम होता गया है पूरे वर्ष दौरान 1947 में 58.7 आपका रहा था और 2007 के बाद 22 रहा है। द्वितीय क्षेत्र में इसका हम बढ़ाव देख सकते हैं आप, इससे तो हमारा नीचे जा रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है और यहाँ से ये और नीचे हो गया। इसका हम ऊपर देख रहे हैं कि ये ऊपर गया यहाँ से 14.3 हो गया और यहाँ से 22 हो गया। ये आपका 23 से आपका बढ़ के ऊपर 27 हो गया और सबसे ज़्यादा आज सर्विस सेक्टर जो हमारा तृतीय क्षेत्र है,
वो हमारे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। प्रतिशत जो भी है जो घटकर अब केवल 22% हो गया है, ये हमने सारी बातें करी। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, वो 58.7 से अब 22 में आ गया है। द्वितीय क्षेत्र में बढ़ाव देखा गया है और सबसे ज़्यादा हमारा तृतीय क्षेत्र में जो बढ़कर अब 56% हो गया है। इसका अर्थ क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारतीय क्रमांश समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा हम इससे क्या निकालते हैं, इस पूरा हमने जो नंबर्स देखे या फिर जो भी हमने चीजें देखी यहाँ पर प्रतिशत देखे, तो इसका पूरा अर्थ ये है कि स्वतंत्रता के बाद हम योजनात्मक जो इस योजना में हम जा रहे थे, तो हमने इस तृतीय क्षेत्र को काफी अच्छी समृद्धि प्रदान करी और इसके कारण हम आगे काफी बढ़ चुके हैं। ये थे हमारे अलग-अलग तरीके की अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे इसी ढांचे में। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, जो आपके लिए जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो आज विश्व में अलग-अलग प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाती है। कि आपकी सबसे पहले आती है पूंजीविधि अर्थव्यवस्था। तो इसी बात पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भारत की कौन-सी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है? क्योंकि ये चीज़ हम अनुमान तौर पे खुद ही जान लेते हैं या फिर हम सुनते रहते हैं, तो सोचिएगा इस बात को। सबसे पहले है हमारी पूंजीविधि अर्थव्यवस्था। तो पूंजीविधि अर्थव्यवस्था क्या है? वह अर्थव्यवस्था है, जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि इन सब में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं पूंजीविधि। तो इसमें कोई निजी व्यक्ति होते हैं जिनके पास उसका उपयोग करने के आपका निजी लाभ के लिए वो सारा चलाते हैं इस बात को। तो उसमें आपके पब्लिक सेक्टर्स नहीं रहते, इसमें ज़्यादातर आपके जो निजी व्यक्ति हैं, वो उस पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं अपने लाभ के लिए। अब आते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी पे, जो समाजवादी होती है। ये जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ उत्पादन के साधन और कोई भी स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे कि चीन हो गई, क्यूबा हो गई, सब अपने पास रखते हैं। कोई भी वहाँ पर प्राइवेट प्लेयर जो हम कहते हैं या फिर निजी व्यक्ति नहीं होते। जो देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है और विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है। तो ये काफी बदला है, अलग-अलग हुआ है इन सारे वर्षों में। फिर तीसरी आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका उत्तर मैं अब यही देता हूँ कि भारत की जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अब मिश्रित क्या होती है? इन दोनों का ही हमारा एक मिलन है, जो हमारी समाजवादी थी और पूंजीवादी थी, जिसमें हमारे कुछ निजी लोग भी होते हैं और सरकार भी हमारी साथ ही साथ होती है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी का मिश्रण है। मिश्रित को आप मिश्रण से ले सकते हैं, ऊपर के ही दोनों का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन, अब उत्पादन के हम लास्ट में एक देखेंगे कि इन तीनों में क्या-क्या अलग-अलग हमारे बदलाव हैं। तो यहाँ पर जो उत्पादन के साधन व कुछ भी स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है कि किस-किसके पास है? एक सरकार और निजी व्यक्तियों के पास। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच में है। तो इट्स अ मिडवे, क्या कहते हैं इसे? मिडवे, एक बीच का है। तो हमने क्या-क्या जाना कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं, एक आपकी पूंजीवादी, एक सामाजिक और एक मिश्रित। पहली जो आपकी पूंजीवादी है वो निजी लोग चलाते हैं वहाँ पर, उसका कोई सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं होता। दूसरी कौन-सी हमारी? समाज सामाजिक में हमारी सरकार के पास वो सारे कार्य होते हैं और वहाँ निजी व्यक्तियों का कोई भी योगदान नहीं होता। तीसरी हमारी है मिश्रित, जो कि पूंजीवादी और सामाजिक को मिला के बनी हुई है। भारत एक उसका प्रमाण है। पहले का प्रमाण कौन था? अमेरिका। दूसरे का प्रमाण था हमारा सामाजिक का चाइना, और मिश्रित मिक्स्ड का हमारा प्रमाण है भारत, जिसमें दोनों के पास कुछ-कुछ निजी व्यक्तियों के पास, कुछ सरकार के पास
ये अर्थव्यवस्था का चलाने का पूरा ताकत होती है। सो ये उसके बीच का एक मिडवे निकाला गया था। अब अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ है या विकास कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आप जो प्रकार थे अर्थव्यवस्था के उनके बारे में जान चुके हैं। एक बार आप अपने दिमाग में बिठा चुके हैं ये चीज़ कि अलग-अलग अर्थव्यवस्था कैसे चल रही हैं ये। तो अर्थव्यवस्था का विकास जो है एक लंबा इतिहास है। इतिहास के बारे में हम थोड़े जाने भी हैं। अर्थव्यवस्था का विकास एक पौधे के विकास की तरह होता है। एक पौधे का विकास के हम इससे हम देख रहे हैं इस चीज़ को। अब जिस तरह एक पौधे का क्रमश विकास होता है और परिपक्वता की स्थिति में उसके फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदमी काल में अब तक जो विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। इसका अर्थ जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था का विकार क्यों हमने पौधे के अनुमान हमने उसके लगाया कि इस तरीके से क्यों होता है। तो आप कभी भी आपने अपने ज़िंदगी में कभी कोई गार्डनिंग करी हो या फिर आप कोई भी ऐसे जगह पे गए हों जहाँ पर आपने एक सीड थोड़ी आपका बीज बोया हो और उससे एक आपका पौधा है वो बना हो, तो उसमें आपने देखा होगा उसको बहुत से लाड-प्यार और बहुत अच्छे से रखना होता है। उससे एक फिर आपका पौधा बनता है, फिर आप धीरे-धीरे उसमें पानी देते हैं, फिर वो और आगे निखरता है। वैसे उसी प्रकार और एक बार तब वो बन जाता है, उसके बाद आप उसके फल का मज़ा लेते हैं, उससे जो चीज़ें आती हैं उसका मज़ा लेते हैं। वो काफ़ी अच्छा आपके पूरे आस-पास जो आप पूरी आपकी सराउंडिंग्स होती हैं, आपके जो आस-पास लोग होते हैं, सबको अच्छी अ, ऑक्सीजन भी देता है, अच्छी वायु देता है, अच्छी वातावरण देता है। वैसे उसी तरह अर्थव्यवस्था का आदिम काल बहुत समय से जो विकास हुआ है, वो इसका ही एक प्रमाण कह सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो विकास हुआ है, जो उसमें परिवर्तन, चेंजेस बदलाव हुए हैं पूरे सालों में। तो अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने भारत देश के आर्थिक विकास की स्थिति देखनी होगी। तो अगर हमें इस विकास के बारे में जानना है, तो इसमें हमें अपने देश की स्थिति देखनी होगी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका एक अपना इतिहास है। तो बहुत प्यारा इतिहास है भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसकी कोई एक समय की चमत्कार की स्थिति नहीं है कि ऐसा हो गया कि भई एक में चमत्कार हो गया और पूरा बदलाव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारा एक इतिहास है, हम इसको जानते हैं कि विकास के लिए अब इसके विकास के लिए हमें निम्नलिखित 2 स्थितियों का विवरण करना पड़ेगा, करेंगे जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी क्रिया हैं। अब 2 अलग-अलग क्रिया हैं, उनको हम समझेंगे, जिनके कारण हमारा विकास हुआ, जिसके कारण अर्थव्यवस्था इतनी ऊँची स्तर